गारंटी। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स और फीचर्स और लीगल रूल्स, किस भी नाम से आ जाए आंसर सेम ही रहने वाला है। स्टेट द एसेंशियल एलिमेंट्स और स्टेट द लीगल रूल्स और स्टेट द फीचर्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। नंबर वन, पर्पस। व्हाट इज द पर्पस? पर्पस इज सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ लाइबिलिटी। सर, प्रिंसिपल डेटर को क्रेडिटर से लिया हुआ लोन वापस चुकाना है। सर, कई बार प्रिंसिपल डेटर वो चुका नहीं पाता है, क्रेडिटर की जगह पे बैंक को रख दो। बैंक गारंटर मांगता है या नहीं मांगता है कि मुझे गारंटी दीजिए, ठीक है, मैं गारंटर के बिना आपको लोन नहीं दूंगा। तो मिस्टर एक्स आते हैं जो प्रिंसिपल डेटर के फ्रेंड है, इसके बिहाफ पे गारंटी देते हैं कि यदि ये नहीं चुका पाया तो मैं चुकाऊंगा। तो सर, यदि कोई प्रिंसिपल डेटर ने कुछ लाइबिलिटी वापस करनी है, लौटानी है, ठीक है, या फिर कोई डेट पे करना है या कोई प्रॉमिस परफॉर्म करना था वो इन्होंने नहीं किया, तो गारंटर पूरा करेगा। तो सर, ऐसा एग्रीमेंट जो है, पर्पस इज सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ डेट, या फिर कोई लाइबिलिटी है या कोई परफॉर्मेंस देनी है उसको पूरा करने का। सेकंड, एग्जिस्टेंस ऑफ डेट और लाइबिलिटी इज देयरफॉर नेसेसरी, या तो किसी डेट का होना या लाइबिलिटी का होना नेसेसरी है, एज गारंटी कैन नॉट बी गिवन विदाउट एग्जिस्टेंस या एग्जिस्टिंग ऑफ डेट और लाइबिलिटी। यदि प्रिंसिपल डेटर को गारंटर के ये सॉरी क्रेडिटर के लिए कुछ करना ही नहीं है, कुछ लौटाना ही नहीं है, कुछ परफॉर्मेंस देनी ही नहीं है, तो गारंटी किस बात की होगी? इसलिए एग्जिस्टेंस ऑफ सम डेट ऑब्लिक लाइबिलिटी ऑब्लिक परफॉर्मेंस लाइबिलिटी, सर ये जरूरी होती है गारंटी के लिए। यदि ये है ही नहीं तो गारंटी किस बात के लिए दी जाएगी? सच लाइबिलिटी और प्रॉमिस मस्ट बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ। वो गारंटी ऐसी होनी चाहिए, वो गारंटी नहीं सर, वो लाइबिलिटी या प्रॉमिस ऐसा होना चाहिए कि वो लीगली एनफोर्सिएबल होना चाहिए। हम सब पढ़ चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सिएबल। An agreement is said to be legally enforceable when it is having lawful object, when it is made with lawful consideration, when it is made with free consent of the parties who are competent to contract, and agreement has not been declared as void under the law। तो सर, ये वो एग्रीमेंट जब लीगली एनफोर्सेबल होगा तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो सर, वो लाइबिलिटी लीगली एनफोर्सिएबल होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसे जाके कोर्ट में एनफोर्स नहीं कराया जा सके। तो सर, ये तो हमने वेरी बेसिक पढ़ा ही है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो होता है दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सिएबल। तो सर, वो काम ऐसा होना चाहिए जो लीगली एनफोर्सिएबल हो, ये तो हम सबको ध्यान है ही है, ठीक है। थर्ड, तो अभी तक क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ लिए थे? सर, पर्पस जो है वो वापस डेट चुकाना है या कोई परफॉर्मेंस देनी है या कोई लाइबिलिटी चुकानी है, तो उसके लिए सिक्योरिटी देने का पर्पस होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सिक्योरिटी कौन देगा? श्योरिटी देगा या गारंटर देगा? सेकेंड, एग्जिस्टेंस ऑफ डेट और लाइबिलिटी होगी तभी तो उसकी सिक्योरिटी दी जाएगी। थर्ड, चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है, all the essential elements of a valid contract must be present। what are the essential elements of a valid contract? सर, पांच तो यही हो गए, lawful object, lawful consideration, free consent of the parties must be competent to contract, an agreement has not been declared as void, there must be an agreement which has not been declared as void। और बाकी के पांच और थे जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़े थे। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? तो सर, वो सारे होने चाहिए। देयर मस्ट बी कंसिडरेशन, ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, देयर मस्ट बी एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर बोथ द पार्टीज, ठीक है। ये सारी बातें जो अपन ने पढ़ी वो सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। अब कुछ जगह पे थोड़ी सी छूट दी गई है, क्या? स्पेशल रेफरेंस टू एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन। देखो, अपन ने क्या पढ़ा था कि सर, चूंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक कॉन्ट्रैक्ट है, सिंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर इसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। यानी कि सारी पार्टीज के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए, चाहे वो प्रिंसिपल डेटर है, चाहे वो क्रेडिटर है, चाहे वो श्योरिटी या गारंटर है, सबके लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए। कुछ जगहों पर हमने जब कंसिडरेशन वाला चैप्टर पढ़ा था तब ये भी पढ़ा था
कि कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें कंसिडरेशन का एलिमेंट दोनों पार्टीज के लिए नहीं भी प्रेजेंट होता है तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो अपना दिमाग खुला रखना, उसी से संबंधित बातें आगे आ सकती हैं। नाउ स्पेशल रेफरेंस टू असेंशियल एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। पढ़ना चालू कर भी दिया। Like every other contract, a contract of guarantee should always be supported by some consideration. A guarantee without consideration is void. अ गारंटी विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। सर प्रिंसिपल डेटर के लिए भी कंसिडरेशन होना चाहिए, क्रेडिटर के लिए भी कंसिडरेशन होना चाहिए, श्योरिटी और गारंटर के लिए भी कंसिडरेशन होना चाहिए। पॉइंट नंबर बी, रिया। But there is no need for a direct consideration between the surety and the creditor. Consideration received by the principal debtor is sufficient consideration to the surety for giving the guarantee. देखो, Example, कल मैंने we आपको ये समझाया था, कल मैंने आपको ये समझाया था कि सर या तो एक ट्राईपार्टिएट एग्रीमेंट होगा प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में, या फिर तीन अलग अलग एग्रीमेंट्स होंगे। पहला प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में। प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में जो है उसमें प्रिंसिपल डेटर को क्या मिल रहा है कि सर लोन मिल रहा है या फिर कोई काम मिल रहा है, क्रेडिटर को क्या मिल रहा है, वापस ये चुकाएगा वो वाला कंसिडरेशन मिल रहा है, मान लो इंटरेस्ट के साथ में चुकाएगा, मान लो ये इसके लिए कुछ प्रॉमिस किया वो पूरा करेगा। तो ये प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट पहला कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द श्योरिटी एंड द क्रेडिटर, कि सर यदि प्रिंसिपल डेटर फेल हो जाता है तो ये क्रेडिटर को पैसे चुकाएगा, क्रेडिटर को तो कंसिडरेशन मिल गया, लेकिन वापस श्योरिटी को क्या कंसिडरेशन मिला था, कल मैंने आपको बताया था, ताकि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सके, वापस श्योरिटी को क्या कंसिडरेशन मिलेगा? ईशा बांगड़ आप बताएंगे। श्योरिटी ने बोला, श्योरिटी को कर श्योरिटी ने बोला कि यदि ये फेल हो जाता है प्रिंसिपल डेटर तो इसके बिहाफ पे मैं आपको पैसा चुकाऊंगा। श्योरिटी को क्या मिल रहा है इस वादे के बदले में? उससे ये मिल रहा है कि उस वो श्योरिटी दे रहा है ताकि ये पीडी को जो लोन अमाउंट चाहिए वो मिले। इट्स एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और ऐसे कोई मटेरियल नहीं। मैडम, क्रेडिट, इट्स एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वाली बात अभी नहीं आई है। हमने ये पूछा कि इस ट्रायंगल में जो सबसे नीचे बैठा हुआ है प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर और श्योरिटी, इसमें ये वादा कर रहा है कि यदि ये फेल हो गया तो मैं चुकाऊंगा आपको, मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। बदले में इसको क्या मिल रहा है कि सर इस वादा करने के बदले में क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को लोन दे दिया, दैट इज अ गुड कंसिडरेशन फॉर द सिक्योरिटी इटसेल्फ। चलिए इस इन वर्डिंग्स में आना चाहिए कि सर जो प्रिंसिपल डेटर को कंसिडरेशन मिल रहा है दैट होल्ड्स एज अ, जो प्रिंसिपल डेटर के लिए काम हो रहा है दैट होल्ड्स एज अ गुड कंसिडरेशन फॉर द गारंटर एंड हेंस इट विल स्टैंड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दीज टू पार्टीज। थर्ड, सर प्रिंसिपल डेटर और गारंटर के बीच में तीसरा कॉन्ट्रैक्ट बनता है, प्रिंसिपल डेटर और गारंटर के बीच में, कि मैं तेरे बिहाफ पे गारंटी दे रहा हूं जिससे तुझे लोन मिल जाएगा, और यदि मेरे को चुकाना पड़ गया तो तू मुझे वो पैसा पूरा वापस लौटाएगा। इन लोगों के बीच में ऐसा इस तरीके का एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है, याद रखना। तो ये तीसरा पैराग्राफ क्या बोल रहा है? बट देर इज नो नीड फॉर अ डायरेक्ट कंसिडरेशन बिटवीन द श्योरिटी एंड द क्रेडिटर। ये प्रिंसिपल लेटर, ये क्रेडिटर और ये श्योरिटी, तो डायरेक्ट कंसिडरेशन की कोई जरूरत नहीं है, इसको जो मिला वो श्योरिटी के लिए सफिशिएंट कंसिडरेशन है। So consideration received by the PD is sufficient consideration to the surety for giving the guarantee। याद रखना, अकेले इस पे भी कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, अकेले इस पे भी कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कल मैंने आपको एक केस लॉ पढ़ के आने का बोला था कंसिडरेशन के चैप्टर से, सिमिलर सर्कमस्टांसेस वाला, जहां पर मदर अपनी डॉटर को एक प्रॉपर्टी गिफ्ट करती हैं, मेरे नोट्स में वो दिया हुआ है, मदर अपनी डॉटर को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रही है, ठीक है,
और बदले में कह रही है कि आपको क्या करना है, अपने मामा जी को एन्युटी देनी है हर साल जब तक वो जिंदा है, एन्युटी देनी है, एनुअली एक पैसा देना है। ठीक है, इसमें मदर को क्या कंसिडरेशन मिला भाई, क्या था उस केस का नाम, कौन पढ़ के आया, कौन बताएगा? हाँ शेट्टी बोल बेटा, शेट्टी। चिन्नैया वर्सेस रामायण। सिंपल, चिन्नैया वर्सेस रमैया वाला केस याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? चिन्नैया वर्सेस रमैया वाले केस में तो मदर को क्या मिला यार, कि मामा जी को मिल रहा है वही मदर के लिए सफिशिएंट कंसिडरेशन है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। रिया तेरे पास आ रहा हूं अभी। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर कि किसको क्या मिल रहा है, प्रिंसिपल डेटर को क्या मिल रहा है, क्रेडिटर को क्या मिल रहा है, और गारंटर या श्योरिटी को क्या मिल रहा है। इज इट क्लियर एवरीवन? मंशा, कनक, श्लोक, तेरे को क्लियर हुआ? क्योंकि तू कल की क्लास में नहीं था, तूने बैठ के पढ़ा वो पहले जो रिकॉर्डिंग अपलोड करी थी। श्लोक, हाँ सर। तूने वो पुरानी रिकॉर्डिंग्स देखी थी कल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का जो लिया था मैंने पोर्शन? हाँ देखा। देखा था, समझ में आ रहा है तेरे को? हाँ ठीक है, ठीक है भाई, चलिए। हाँ, किसी रिया क्या डाउट है, बोल भाई। हाँ सर। सर तो हम इसमें ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि गारंटर श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर को लोन दे रहा है, मतलब अगर वो उसके बदले में पैसे भरता है तो प्रिंसिपल डेटर को भी रिटर्न तो करना ही पड़ता है ना। प्रिंसिपल लेटर को रिटर्न करना पड़ेगा, बट हमने तो ये कहा कि सर या तो एक ट्राइपार्टीट एग्रीमेंट बन रहा है या तीन अलग अलग एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं। पहला प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में जिसमें दोनों एक दूसरे को कुछ दे रहे हैं। दूसरा दूसरा क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में श्योरिटी ने वादा किया क्रेडिटर को कि यदि प्रिंसिपल डेटर पैसा नहीं चुकाता है तो मैं चुकाऊंगा आपको। सर बदले में श्योरिटी को क्या कंसिडरेशन मिला, कि सर श्योरिटी को ये कंसिडरेशन मिला कि उसके इस वादे के बदले में प्रिंसिपल डेटर को लोन मिल गया, यही उसके लिए कंसिडरेशन अंडर दिस सेकंड कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आई? क्यों चिन्नैया वर्सेस रमैया रूल का कंसेप्ट उठा के लाया, आप समझ में आया या पढ़ा ही नहीं सर? हाँ सर। चिन्नैया वर्सेस रमैया याद आ रहा है? ठीक है। थर्ड, तीसरा, प्रिंसिपल डेटर और गारंटर या श्योरिटी, कि सर यदि तेरे ब्याह पे मैं पैसा चुकाऊंगा तो तू वापस पूरा पैसा मेरे को, जो भी है मेरे को लॉस नहीं होने देगा, तू यू आर इंडेमनिफाइंग मी, दैट तेरे कारण यदि मेरे को कुछ नुकसान हो गया तो तू उसकी भरपाई करेगा। ठीक है, ये कल तीसरा कॉन्ट्रैक्ट, तीनों में एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन है, तीनों में सारी पार्टीज के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन है, इसको ऐसे याद रखना। नाउ लेट्स कम टू द एग्जांपल। रिया एग्जांपल पढ़। He requests A to sell and deliver him goods on credit. A agrees to do so provided C guarantees the payment of price of goods. C promises to guarantee the payment in consideration of A's promise to deliver the goods. As per the section 127, there is sufficient consideration for C's promise. Therefore, the guarantee is valid. जो ऊपर समझाया ना एग्जैक्टली वही एग्जांपल है। ए ने बी को बोला कि मैं तेरे को माल तभी दूंगा तब जब गारंटर लाएगा, तो बी ने सी को गारंटर बना लिया, सी ने प्रॉमिस कर दिया, तो ये बिल्कुल वैलिड है, सबके लिए कंसिडरेशन है इसमें। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इन कंसिडरेशन। पढ़ भाई इसको। But past consideration is no consideration for a contract of guarantee. Example 4. A sells and delivers goods to B. C afterwards, without consideration, agrees to pay for them in default of B. The agreement is void. The agreement is void। देखो ये क्या कह रहा है पॉइंट, past consideration is no consideration for the contract of guarantee। मतलब A sells and delivers the goods to B, A sells and delivers the goods to B, afterwards without consideration C afterwards without consideration agrees to pay for them in default of B। कहने का मतलब ये है कि सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है ना, ये इसी समय गारंटी इसी समय आनी चाहिए जब इन दोनों के बीच में ये वाला ट्रांजैक्शन हो रहा है।
यदि गारंटी बाद में दी गई है तो फिर वो कोई वैलिड कंसिडरेशन नहीं होगा गारंटर के लिए और कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं बनेगा। देखो सेकंड में मैंने क्या बोला था, श्योरिटी या गारंटर के लिए क्या कंसिडरेशन होता है, ये जो गारंटी दे रहा है इसके लिए क्या कंसिडरेशन होता है कि इसके गारंटी देने के बिहाफ पे क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को या तो माल दे दिया या फिर उधार दे दिया। ठीक है, यहां पर तो उसने पहले ही दे दिया है, तो फिर गारंटर के बाद में सीन में आने का क्या मतलब। तो पास्ट कंसिडरेशन इज नॉट वैलिड कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है इस पे। पहले ही एक ने दूसरे को माल दे दिया, बाद में गारंटर सीन में आ रहा है कि यदि ये फेल होता है तो मैं पे कर दूंगा, उस गारंटी का या उस गारंटर का कोई मतलब नहीं है। पास्ट कंसिडरेशन इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इस बात को दिमाग में घुसा लेना, क्वेश्चन बन सकता है इस पॉइंट से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडरेशन का डी पॉइंट पढ़ भाई। Even if the principal debtor is incompetent to contract, the guarantee is valid. But if the surety is incompetent to contract, the guarantee is void. वेरी वंडरफुल पॉइंट, बहुत जबरदस्त पॉइंट है ये। वैसे तो हम बोलते हैं कि सर कॉन्ट्रैक्ट के सारे असेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। एक असेंशियल एलिमेंट्स क्या है, द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज ऐसी होनी चाहिए जो कि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब इसमें थोड़ा सा छेड़छाड़ किया गया है इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे लिया है। कॉम्पिटेंसी जो है ना, देखो तीन पार्टीज होती हैं। एक तो हो जाता है प्रिंसिपल डेटर, जो जिसको लोन मिल रहा है या जिसको माल उधार पे मिल रहा है, जिसने कोई प्रॉमिस किया है किसी के लिए कुछ करने का। दूसरा हो जाता है क्रेडिटर, और तीसरा हो जाता है गारंटर या श्योरिटी। ठीक है सर, देखो ये व्यक्ति प्रिंसिपल डेटर यदि माइनर है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पूरे ट्रांजैक्शन में। उसका सिंपल सा कारण है कि यदि इसने नहीं चुकाया तो क्रेडिटर किससे वसूल लेगा, गारंटर या श्योरिटी से। इसलिए नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलाउ करता है कि ये बंदा यदि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि पीछे बैकअप अवेलेबल है। क्या तुमको ये बात समझ में आई? क्या तुमको ये बात समझ में आई कि इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी यदि प्रिंसिपल डेटर इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट देन ऑल्सो इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज हमारे पास में क्रेडिटर के पास में पीछे बैकअप है गारंटर या श्योरिटी होने का, वो उससे वसूल लेगा। बात समझ में आई क्यों ऐसा लिखा था? वापस पढ़ते हैं, देखो। इवन इफ द प्रिंसिपल डेटर इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट द गारंटी इज वैलिड। सर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड रहेगा, वैलिड रहेगा, इसको चुकाना पड़ेगा। ठीक है, नंबर वन। सर एक और बात समझो, अपन ने जब माइनर वाला चैप्टर पढ़ा था अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट वाले चैप्टर में माइनर वाला पोर्शन पढ़ा था, तब अपन ने एक बात देखी थी, एग्रीमेंट्स वैसे तो मेड विद माइनर आर void ab initio। एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स आर void ab initio। केस लॉ कौन सा लगेगा श्लोक? श्लोक, हाँ सर। एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स आर void ab initio में केस लॉ कौन सा लगेगा? ईशा शेट्टी, मंशा, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास। मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। लैंडमार्क केस है, याद रखना इसको। मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष कि एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स आर void ab initio, but if some agreement is being made for minors benefit, if some agreement is being made for minors benefit, तो फिर कई बार कोर्ट उसको अलाउ कर देता है कि इसमें माइनर का फायदा है। जैसे कि हमने देखा था पार्टनरशिप में 1932 में, सारे मेजर लोग बैठे हैं, ये मेजर ये मेजर ये मेजर, इन्होंने एक पार्टनरशिप बनाई। बाद में लाके एक माइनर कैन बी एडमिटेड इन अ पार्टनरशिप फर्म ओनली फॉर प्रॉफिट्स। ऐसा होता है या नहीं होता है? देखा था ना।
देखा था या नहीं देखा था? माइनर कैन बी एडमिटेड इन अ पार्टनरशिप इन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म ओनली फॉर प्रॉफिट्स। माइनर के फायदे के लिए बात हो रही है यार यहाँ पर। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी माइनर के फायदे के लिए बात हो रही है। तो भले ही प्रिंसिपल डेटर माइनर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रेडिटर उसको उधार दे सकता है ऑन बिहाफ ऑफ गारंटी ऑफ समबडी। यदि केवल ऐसा एग्रीमेंट हो रहा है जहां पर प्रिंसिपल डेटर, जहां पर ये माइनर है और माइनर को एक उधार दिया है क्रेडिटर ने, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी रे। क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? ये तो वॉइड एब इनिशियो एग्रीमेंट हो जाएगा। ये वॉइड एब इनिशियो एग्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष वाला ही सिचुएशन लग जाएगा यहाँ पर। कि धर्मोदास घोष ने क्या किया था, माइनर होते हुए एक एग्रीमेंट वो ले लिया था, क्या नाम है, उधार ले लिया था किसी से, मनी लेंडर से। फिर उसको मनी लेंडर को प्रॉब्लम हो गई थी जब नहीं चुकाया था। लेकिन इसमें जब ये तीसरा एंगल जुड़ गया ना, क्या कि सर माइनर के बिहाफ पे किसी ने गारंटी दे दी है, तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि ये इनकम्पिटेंट हो। ये गारंटी वाला कॉन्ट्रैक्ट तो बिल्कुल वैलिड रहेगा। गारंटर बाद में उठ के ये नहीं बोल सकता कि प्रिंसिपल डेटर तो माइनर था या अनसाउंड माइंड का था, इसके बिहाफ पे मैंने गारंटी दे दी है तो मैं कैसे चुकाऊं, ये तो पूरा का पूरा एग्रीमेंट खराब हो गया। नहीं, गारंटर जो है वो यदि मेजर है, गारंटर यदि मेजर है और ये क्रेडिटर, क्या तो खैर उसका तो सीन में आई नहीं, ये यदि मेजर है तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है ये बिल्कुल वैलिड रहेगा और उसको पैसा चुकाना पड़ेगा। दैट इज द पॉइंट। वंशा क्या हुआ, बोल। सर पहले हमने वो जो चैप्टर में पढ़ा था वॉइड एब इनिशियो वाला, उसमें अगर माइनर फेल हो जाता है पे करने के लिए तो उसके पेरेंट्स चुका सकते हैं, मतलब वो लायबल है पेरेंट्स? बेटा हमने उस माइनर वाले चैप्टर में कितना डिटेल में पढ़ा था कि द पेरेंट्स ऑफ अ माइनर आर नॉट रेस्पॉन्सिबल टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ। पेरेंट्स से पैसा सर तो चुकाया जा सकता है। इसमें गारंटर क्यों माइनर के इसमें पे करेगा, मतलब फिर गारंटर क्यों करेगा इधर? क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया है टू गिव गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल डेटर हु इज अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। उसने एक्सेप्ट किया है कि यदि ये पे नहीं कर सकता तो मैं करूंगा। तो गारंटर कोई भी हो सकता है, मदर फादर भी हो सकते हैं, तो फिर वो पे करेंगे, अदरवाइज कोई करने की जरूरत नहीं है इफ दे हैवंट अंडरटेकन दी गारंटी। यदि ये उसका चाचा हो सकता है, मामा हो सकता है, उसका फ्रेंड हो सकता है, माइनर का कोई भी हो सकता है, ठीक है। यदि उसने गारंटी लेने का एग्रीमेंट कर दिया कि यदि ये माइनर ने या अनसाउंड माइंड ने पैसा नहीं चुकाया तो मैं चुकाऊंगा आपको, ठीक है, तो फिर सिंपली इस फैक्ट के लिए कि ये माइनर था, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी खराब नहीं होगा, ये चुकाना पड़ेगा इसको। समझ में आया? हाँ ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, देखो इसमें एक और बात लिखी है, इवन इफ द प्रिंसिपल डेटर इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि प्रिंसिपल डेटर या तो माइनर है या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, इफ ही इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट द गारंटी इज वैलिड। गारंटर को तो पैसा चुकाना पड़ेगा। जरूरत कितनी सी है, गारंटर बिल्कुल कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, और क्रेडिटर तो खैर कॉम्पिटेंट होता ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, बट इफ द श्योरिटी इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट द गारंटी इज वॉइड। अब उन्होंने क्या किया है, ये प्रिंसिपल डेटर है, ये मेजर आदमी है, क्रेडिटर है, ये मेजर आदमी है, लेकिन जिसने गारंटी दी है, गारंटर या श्योरिटी, वो माइनर आदमी है या अनसाउंड माइंड का आदमी है। तो सर क्या ये गारंटी वैलिड रहेगी? नहीं सर, इस गारंटी का कोई मतलब ही नहीं है, इस गारंटी का कोई मतलब ही नहीं है। माइनर को ये, माइनर ने गारंटी दे भी दी कि मैं तो प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे ये नहीं चुकाता है तो मैं गारंटी देता हूँ यार, तो यदि इसने फेल कर दिया तो ये प्रिंसिपल, ये क्रेडिटर जो है, ये गारंटर जो कि एक माइनर है, उससे पैसा नहीं वसूल सकता। तो मतलब थोड़ा सा जो अलाउ किया गया है ना डील, उसमें केवल इतना सा है कि प्रिंसिपल डेटर यदि अनसाउंड माइंड का है या माइनर है चल जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड रहेगा क्योंकि उसके बिहाफ पे बैकअप अवेलेबल है एक मेजर आदमी का। लेकिन यदि ये गारंटर ही माइनर हो गया तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का कोई मतलब नहीं रह गया है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? बोलिए यस और नो। इजी है ना? चलिए, तो अपन ने अभी तक क्या क्या देख लिया, एसेंशियल एलिमेंट्स और फीचर्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। सर पर्पस क्या होता है गारंटी देने का? सिक्योरिंग
द पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ लाइबिलिटी। सेकेंड, अरे भाई लाइबिलिटी या डेट एग्जिस्ट करेगा तभी तो मतलब होना चाहिए तभी तो आप उसके बिहाफ पे गारंटी लोगे। लाइबिलिटी या डेट एग्जिस्टिंग मतलब लाइबिलिटी या डेट का कहीं ना कहीं उसमें एलिमेंट होना चाहिए पूरे सीन में, तभी तो आप उसकी गारंटी दोगे। तीसरा, ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट। सर सारे होने चाहिए, लेकिन दो जगह अपन ने ढील देखी। क्या? पहली जगह तो अपन ने ये देखी कि यदि प्रिंसिपल डेटर जो है वो यदि इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, प्रिंसिपल डेटर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर और श्योरिटी में से ये इनकम्पिटेंट है लेकिन ये कॉम्पिटेंट है, तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बिल्कुल वैलिड रहेगा, नंबर वन। नंबर टू, सर लेकिन ये यदि इनकम्पिटेंट हो जाता है तो फिर तो यार पूरा मामला ही खराब हो जाएगा। पहला ये देखा। दूसरा हमने देखा कि सर श्योरिटी या गारंटर को क्या पूरे ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन मिल रहा है कि सर इसके वादे के बिहाफ पे प्रिंसिपल डेटर के लिए जो हो रहा है वो इसके लिए वैलिड कंसिडरेशन है। यहाँ दो जगह हमने थोड़ा सा अपने रूल्स को ढीला किया ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी चलता रह सके। Next, let's come to the point number 4. No misrepresentation or concealment. मंशा पढ़ इसको। Any guarantee obtained by misrepresentation made by the creditor or with his knowledge and assent concerning a material part of the transaction is invalid. Section 142. देखो, कोई भी गारंटी जो कि मिस रिप्रेजेंटेशन गलत फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करके या कोई चीज को छुपा कर ऑब्टेन करी गई है, ठीक है, इज इनवैलिड। ध्यान रखना, कोई भी आप जो है प्रिंसिपल, ये जो गारंटर या श्योरिटी है, इसको इसने प्रिंसिपल लेटर के बिहाफ पे जो गारंटी यहाँ पर क्रेडिटर को दी है, वो यदि इसको गलत बातों को बताकर ली गई है, कोई चीजों को छुपा कर ली गई है, तो वो गारंटी इनवैलिड है, तो वो गारंटी इनवैलिड है। एक और बात एसेंशियल एलिमेंट्स में अपन ने पढ़ी थी कि सर पहले से कोई ट्रांजैक्शन कर लिया गया है प्रिंसिपल लेटर और श्योरिटी के बीच, प्रिंसिपल लेटर और क्रेडिटर के बीच में, बाद में श्योरिटी या गारंटर आ रहा है, उसको गारंटी देने, उस गारंटी का कोई मतलब नहीं है। ये भी हमने एसेंशियल एलिमेंट्स में पढ़ चुका है। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं कि सर गारंटर या श्योरिटी को कोई चीज गलत तरीके से रिप्रेजेंट करके, कोई चीज गलत तरीके से रिप्रेजेंट करके इससे गारंटी ली गई है, तो वो गारंटी इनवैलिड है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पर, Any guarantee which the creditor has obtained by means of keeping silence as to material circumstances is invalid. जो भी गारंटी जो क्रेडिटर ने ऑब्टेन करी है चुप रह के एज टू मटीरियल सर्कमस्टांसेस इज इनवैलिड। अपन ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था और ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आया भी, मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। ठीक है, पढ़ा था। साइलेंस फ्रॉड कब होता है? केवल पर्टिकुलर 2 पॉइंट्स होते हैं उनमें होता है। ये क्वेश्चन आया था इस बार एग्जाम में। तो सर अब स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में ये फंडा नहीं चलेगा कि मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। यदि किसी मटेरियल आइटम को लेके क्रेडिटर साइलेंट रह गया गारंटी लेते वक्त और वो ये बोले नहीं मैं तो चुप रहना, फ्रॉड थोड़ी होता है ना। यदि किसी मटेरियल चीज को लेके क्रेडिटर साइलेंट रह गया और फिर गारंटर या श्योरिटी से ऑब्टेन कर ली, तो फिर उस गारंटी का कोई मतलब नहीं है, वो गारंटी इनवैलिड है। एनी गारंटी विच द क्रेडिटर इज ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ कीपिंग साइलेंस एज टू मटेरियल सर्कमस्टांसेस इज इनवैलिड गारंटी। आइए एग्जांपल्स देखते हैं और इस कंसेप्ट को और समझते हैं। एग्जांपल 10 भी मंशा। A engages B as clerk to collect money for him. B fails to amount for some of his receipts. A in consequence अकाउंट consequences accounts sorry. हम्म, A in